एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। ESIC में SSO ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आपको मैनेजर ग्रेड 2 की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। आप अगर टोटल वैकेंसी देखेंगे तो 93 है। उससे पहले बता देते हैं कि आपके मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि सर एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगा, क्या फाइनल ईयर के सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है, क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा है, क्या कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है, और एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एग्जाम, या फिर इंटरव्यू क्या होगा या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपको 93 देखने को मिलती है, और अगर आप कैटेगरी वाइज देखने चाहते हो तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, और क्लोजिंग डेट है 12/4/2022। यानी अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो 12/4/2022 तक दे सकते हैं आवेदन, आप एलिजिबल है तो। और आपका 12/4 यानी 12 अप्रैल 2022 तक आपका ये एज लिमिट क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। अब 21 साल में एक दिन भी बाकी होगा तो भी नहीं चलेगा, और 27 साल होके एक दिन भी हो गया होगा तो भी नहीं चलेगा। तो कोई ऐसा मतलब थोड़ा सा सर कुछ हो जाए एडजस्टमेंट, तो ऐसा नहीं होता। 21 से 27 साल या तो आप 21 के होने चाहिए, या 21 से 27 के बीच के होने चाहिए, या फिर 27 के होने चाहिए। ठीक है, एज ऑन 12 अप्रैल 2022। अब कुछ कैंडिडेट यानी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और PH वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी होता है, तो आप उनका क्राइटेरिया पढ़ सकते हो। तो जनरली एज रिलैक्सेशन क्या होता है, अपर एज लिमिट में उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी वो 27 साल के नहीं है, अगर 33 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से OBC को 3 साल का मिलता है, यानी वो 31 साल का अप्लाई कर सकता है, और PH कैंडिडेट को 10 साल यानी वो 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मांगा है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके परसेंटेज कितने हैं, यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं है। तो काफ़ी लोग पूछेंगे क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो जी नहीं, यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, फर्जी यूनिवर्सिटी वाली नहीं चलेगी। तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर क्या डिस्टेंस ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखो, डिस्टेंस ग्रेजुएशन में अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, फर्जी यूनिवर्सिटी वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको ही चुना जाएगा। आपने अगर एग्जाम में परफॉर्म अच्छा किया तो आपका ही नंबर लगेगा, और अगर कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट वालों ने अप्लाई किया है और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उनका भी चांस बनेगा। तो सब इक्वली रहते हैं, यहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसा लिखा है। ठीक है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये मांगा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। तो डेफिनेटली आजकल हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर पे ज़्यादातर काम करना आता है, तो आपको इसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि सर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, तो क्या हमारा एक्सपीरियंस कंपलसरी है। देखो, ब्रैकेट में अच्छे से लिखा है डिजायरेबल, मतलब ये एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। तो 3 साल का सर्विस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अन्यथा और करके लिखा है कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और लोकल बॉडी और शेड्यूल बैंक एटसेट्रा। यानी आपका 3 साल का सर्विस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कॉरपोरेशन में, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, या फिर कोई लोकल बॉडी में, या फिर शेड्यूल बैंक में एटसेट्रा। तो आपका ये है तो अच्छी बात है, बट ये कंपलसरी नहीं मांगा है, तो आपके लिए ये चीज़ समझनी है कि आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्या है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का।
देखो काफ़ी लोग बोलेंगे सर मेरे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर था ही नहीं, मैंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको जॉब चाहिए तो कंप्यूटर का कोई आप पे सवाल ना उठाए तो आप एक कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कर लो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। बाकी ये एक्सक्यूजेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए और आजकल सभी लोग मांगने वाले हैं, तो आप उसको मतलब एक कोर्स करके रखें जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है और एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, बट है तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 21 से 27 साल होने चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो सिलेक्शन 3 फेज में होने वाला है। फेज 1 जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, फेज 2 जिसको मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं, फेज 3 जिसको बोलेंगे यहाँ पे स्किल टेस्ट, ठीक है। तो फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो एग्जैक्ट डिट्टो बैंकिंग का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का समय, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपका सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे, आपका जो फेज 1 रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, यानी आपका फाइनल इवैल्यूएशन में मार्क नहीं काउंट किए जाएंगे, बट आपको मेन एग्जाम यानी फेज 2 देने के लिए ये एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूर रहेगा। पूरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी दोनों सब्जेक्ट आपको 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो यानी आपकी पेनल्टी लगेगी, वो होगी 1/4 ऑफ दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के 1/4 मार्क का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है। फेज 1 से फेज 2 में कितने लोगों को ले जाएगा, तो वैकेंसी के 10 गुना को ले जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और अगर एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा सेशन में हुई कंडक्ट, तो जो मार्क्स है, स्कोर है, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ टफनेस ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये है फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए जान लेते हैं फेज 2 मेन एग्जामिनेशन क्या रहेगा। ये भी टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। यहाँ पे रीजनिंग इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन 60 मार्क 35 मिनट्स का समय। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, मार्क्स 60 है, तो डेफिनेटली एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद है जनरल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट का समय। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट्स का समय, यानी यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं। टोटल क्वेश्चन देखा जाएगा तो 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क का टोटल पेपर रहेगा और 2 घंटे कहने के लिए है, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइए सेक्शनल टाइमिंग क्या है कि आपको 35 मिनट के अंदर ही रीजनिंग खत्म करना है। अगर आपने जल्दी खत्म कर लिया है तो आपको वेट करना है, आप वो मिनट का वो टाइम का यूटिलाइजेशन नेक्स्ट सेक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं। और आपका अगर कुछ बाकी है तो आप सेकंड सेक्शन से टाइम बोरो नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली रीजनिंग के लिए 35 मिनट दिए गए हैं, 35 मिनट के अंदर खत्म करना है और नेक्स्ट सेक्शन का वेट करना है। जब वो आएगा तब आपको उसकी टाइम लिमिट में वो सेक्शन खत्म करना है। यहाँ पे भी आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है। फेज 2 का मार्क्स जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर होगा, यानी आप इसमें जितना अच्छा परफॉर्म कर सको, जितना मैक्सिमम मार्क्स ला सको, वो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आपने अगर मतलब कोई गलत क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन का 1/4 मार्क आपका नेगेटिव हो जाएगा और उस क्वेश्चन का तो मार्क मिलता ही नहीं है। और फेज 3 के लिए आपको आपके वैकेंसी के अनुसार 5 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। ये एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। और थर्ड फेज है कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जी हाँ, ये थर्ड फेज है, यानी इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका जो है ना वो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे फेज 1 फेज 2 फेज 3 ही है, इंटरव्यू नहीं है। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में क्या है, 50 मार्क का 30 मिनट का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने होंगे 2 पावर पॉइंट स्लाइड की। आपको एक टास्क दिया जाएगा,
उसके 10 मार्क रहेंगे। टाइपिंग मैटर्स यानी MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग आपको करने को बोला जाएगा, उसके 20 मार्क रहेंगे। और प्रिपरेशन ऑफ टेबल इन MS एक्सेल विथ यूज ऑफ फॉर्मूला, डेफिनेटली आपके पास ये स्किल होनी चाहिए। नहीं है तो आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ऐसा वेट मत करो कि मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं सोचूंगा। एक चीज़ समझ जाओ, ये चीज़ डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, काफ़ी सारी जगहों पे होती है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और ये यहाँ पे फेज 3 में है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ये। यहाँ पे आपको ऐसे रखना रहेगा और लेटर टाइप करना रहेगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क के 50 मार्क टोटल रहेंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट दिया जाएगा और इंग्लिश वर्जन में ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है द वर्किंग नॉलेज ऑफ PWD कैंडिडेट हु आर अनेबल टू टाइप शैल बी असेस्ड by holding an objective computer test of 50 marks having 50 question with no negative marking। ठीक है, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकॉन ऑन मेरिट रैंकिंग। यानी आपका जो चयन होगा वो केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर पे होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मेन एग्जामिनेशन ही आपका सब कुछ सिलेक्शन फैक्टर है। तो आपको जितना स्कोर हो सके उतना जान आपको इसी एग्जाम में डालनी है, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस 100% बन जाए। और ये दोनों टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है, तो आपको क्वालिफाई तो जरूर करनी है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से प्री डिसाइड है, ऐसा नहीं है कि आपको इससे कम मार्क में भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, इससे कम मार्क में सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% है, OBC कैटेगरी में हो तो 40% है, EWS कैटेगरी के लिए भी 40% है, और 35% फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन एंड 30% फॉर PWD कैटेगरी। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 3 the qualifying marks for phase 3 skill test objective type computer test for PWD students will be decided at the discretion of the ESIC। यानी जो फेज 3 जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर टाइप टेस्ट है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट जो फेज 1 फेज 2 है उसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी वाले को मिनिमम 45% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, यानी 200 में से 90 मार्क तो लाने ही लाने हैं। तो आपका मेरिट उससे ऊपर ही बनना है, उससे नीचे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्केल ऑफ पे की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितना मिलता है, तो इसी के लिए तो हम करते हैं सब कुछ। तो पे लेवल 7 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, यानी आपका बेसिक पे 44,900 के समथिंग रहेगा, और ये 7 CPC के अनुसार आपको टोटल सैलरी मिलेगा। ठीक है, इसके एडिशन में आपका DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर आप 7 CPC के अकॉर्डिंग जाओगे 44,900 के अकॉर्डिंग, तो आपका ग्रॉस पे तकरीबन 70,000 प्लस बनता है, तो अच्छी खासी सैलरी है। और काफ़ी हद तक आपका बेसिक पे मतलब लास्ट बेसिक पे 1,42,400 है। तो आप ईयर बाय ईयर जब प्रमोशन लेंगे तो आप एक दिन 142 तक भी पहुंचोगे। तो अच्छी खासी सैलरी है, आप मेहनत करनी चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी भी रहेगी, तो एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये हैं, और उनको रिफंड कर दी जाएगी अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो पेपर 1 एग्ज़ाम देने के लिए। और बाकी सभी कैटेगरीज वालों के लिए 500 रुपये है, और वहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि उनको पैसा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये केवल SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है कि उनके 250 रुपये उनको वापस दिए जाएंगे। बाकी सारी कैटेगरी के लिए 500 रुपये चले गए शगुन के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोग गलती करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे, और फिर बोलते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। तो गलती बाद में नहीं चलेगी ना, वो लोग क्यों चलाएंगे? आपको पढ़ना चाहिए था। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि आपका फोटोग्राफ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक में होनी चाहिए, लेफ्ट इंप्रेशन व्हाइट पेपर पे होना चाहिए ब्लैक और ब्लू इंक से, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपने ही लिखा होना चाहिए व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैंने ब्लू में अपलोड कर दिया, तो क्यों कर दिया? आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो एक चीज़ समझ आओ, फोटोग्राफ अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए और फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और फोटोग्राफ की साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के अंदर होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ 10 KB से 20 KB के अंदर होनी चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं चलाई जाएगी, सिग्नेचर भी ब्लैक लेटर से, ब्लैक पेन से ही करनी है। तो प्रॉपर स्कैन करके जाइए। देखो, स्कैन करके क्या करते हैं लोग पता है, सिग्नेचर में A4 साइज का स्कैन करके रख देते हैं और फिर सिग्नेचर दिखती ही नहीं है। देखो, ये चीज़ नहीं चलेगी।
आपको एग्ज़ाम टाइम पे निकाला जा सकता है। तो एक चीज़ समझ जाओ, सिग्नेचर को अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्कैन करो, उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में क्रॉप करो ताकि सिग्नेचर कंप्लीटली विजिबल रहे। सिग्नेचर विजिबल ही नहीं होगी तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को एलिमिनेट भी कर दिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अच्छे से उसको भी स्कैन करना है और वो दिखे वैसा होना चाहिए। आपका हैज़ी नहीं होना चाहिए, पता नहीं चले कि ये किसका है लेफ्ट थंब, तो ऐसा नहीं अपलोड करना है। क्लियर विजिबल हो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वैसा ही करना। और काफ़ी लोग ये लोग भी गलती करते हैं कि सर मैंने राइट थंब डाल दिया, तो ऐसा मत करो। लेफ्ट थंब क्लियरली बोला है तो आप सोच के लेफ्ट थंब रेडी कर लो और स्कैन कर लो। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ही लिखना है। इस वाली टेक्स्ट में आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दी गई है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो आपको ये स्क्रिप्ट खुद से लिखनी है एक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से, ठीक है, और उसको स्कैन करना है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज होना चाहिए वो होता है 50 से 100 KB। देखो सिग्नेचर सबसे लोवेस्ट साइज का है 10 से 20 KB। फोटोग्राफ और ये जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो है 20 से 50 KB और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB का होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा। और आवेदन देने की लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2022। तो अगर आपको आवेदन देना है तो 12 अप्रैल 2022 तक आवेदन ज़रूर दे देना। आपको लिंक अप्लाई करने की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही और एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जॉब अलर्ट्स मिलते रहे, उसके लिए एग्ज़ाम इन्फो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते रहें और आपको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो लोग भी आवेदन देना चाहे तो दे दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ऐसे और वीडियो देख सकते हो हमारे पुराने जो चैनल पे पड़े।